तो सेल साइकिल की बात करेंगे। फेज ऑफ सेल साइकिल। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल है उसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे ह्यूमन सेल का। तो एग्जांपल लेंगे हम लोग ह्यूमन सेल का। दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर। यानी ह्यूमन की जो सेल है वो कितनी देर में डिवाइड करेगी? लगभग 24 घंटे में। जबकि जो सेल साइकिल है वो वेरी करती रहती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड वो वेरी करेगी कि सेल टू सेल वेरी करेगी कि दोनों तरीकों से। ईस्ट जो है ये अपनी सेल साइकिल लगभग 1.5 घंटे में पूरी करता है। 1.5 घंटे यानी 90 मिनट। सेल साइकिल में कितने बेसिक फेज होते हैं? 2, एक इंटरफेज और एक एम फेज। एम फेज को क्या बोला गया है? माइटोटिक फेज। एम फेज जो होता है वो एक्चुअल सेल डिवीजन को दर्शाता है जिसको हम माइटोसिस कह सकते हैं। जबकि इंटरफेज जो होता है ये 2 एम फेज के बीच की अवस्था होती है। और कह रहा है सिग्निफिकेंस बात ये है कि 24 घंटे में अगर हमारी सेल साइकिल कंप्लीट हो रही है ह्यूमन सेल के लिए तो सेल डिवीजन को केवल और केवल 1 घंटे लगेगा। ओनली अबाउट एन आवर, यानी 1 घंटे लगेगा। मतलब 95% ऑफ टोटल टाइम कहां लगेगा? ये लगेगा इंटरफेज में। इंटरफेज में 95% से भी ज्यादा समय लगेगा। एम फेज की बात करते हैं। एम फेज स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से। एम फेज किससे स्टार्ट होगा? कैरियोकाइनेसिस से, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जबकि खत्म होगा कहां पर? साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जा सकता है। रेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सेल रेस्ट कर रही है। रेस्टिंग का मतलब सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है लेकिन सेल जो है वो प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए। मेटाबॉलिज्म चल रहा है लेकिन सेल डिवीजन नहीं कर रही है, लेकिन सेल प्रिपेयर कर रही है किसके लिए? डिवीजन के लिए। ठीक है, ये देखो लिखा है सेल ग्रोथ होगी, डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा। वो भी ऑर्डरली मैनर में होगा कि अनऑर्डरली, यानी सिस्टमैटिक होगा कि अनसिस्टमैटिक। और इंटरफेज में कितने सब फेज होते हैं? फर्स्ट गैप फेज, सिंथेसिस फेज, सेकंड गैप फेज। तो 3 फेज होते हैं, G1S G2। G1 जो होता है वो पहला इंटरवल है। किसके किसके बीच का इंटरवल है? M और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, यानी दिस इज द गैप बिटवीन द M एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी S के बीच का गैप है। G1 जो होता है इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है और लगातार ग्रोथ करेगी लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इस फेज में नहीं होता। वो कहां होगा? अगले फेज में। अगले फेज का नाम क्या है? सिंथेसिस फेज, एस फेज। एस फेज वो अवस्था है जिसमें डीएनए बनेगा भी और डीएनए रेप्लिकेट भी होगा। मतलब डीएनए बना यानी डीएनए डबल हुआ, डबल होने को रेप्लिकेट बोलते हैं। ठीक है, और इसी में हिस्टोन प्रोटीन भी बनती है। एनसीईआरटी में प्रोटीन आगे दिया है पर इसी में बन जाती है। हिस्टोन यहां बनती है, बाकी सारी अदर जगह बनती है। इस समय जो डीएनए होता है पर सेल डबल हो जाता है, यानी अगर हम अमाउंट को 2C मान ले तो वो डबल होके कितने सी हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं करता। इधर लिखा है नो, उधर लिखा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर सेल डिप्लाइड थी 2n थी G1 के पहले तो G1 के बाद S के बाद भी कैसी रहेगी? 2n। जबकि ये कितना हो गया था और पहले अगर ये था तो ये अभी भी 2n ही रहेगा। यानी डीएनए डबल हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं हो रहा है। एनिमल की कोशिका में जो एस फेज होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन सेंट्रियोल रेप्लिकेट करता है साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब सेंट्रियोल इज द यूनिक फीचर ऑफ एनिमल सेल। सेंट्रियोल इज द यूनिक फीचर ऑफ एनिमल सेल। जब भी ये फेज होती है, जब भी G2 फेज होगी तो प्रोटीन बनता है। अभी मैंने बोला था नॉर्मल प्रोटीन या कोई नाम ना ले तो आप G2 फेज बोलोगे, लेकिन अगर बोल दे हिस्टोन प्रोटीन तो आप नाम लेंगे एस फेज, राइट। और सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है हाउ डू द प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो इन देयर लाइफ? डू द सेल इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? बोलते कैसे लगातार डिवाइड करेगी? माइटोसिस द्वारा। बोल रहा है क्या ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं? तो आंसर आएगा प्लांट में कुछ विशेष जगह होती है जो लगातार डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। बोलते क्या एनिमल में भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं, एनिमल में ऐसा नहीं होता। एक निश्चित एज के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हाँ, लेकिन रिपेयरिंग होती रहती है। अब कह रहे कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है एनिमल की, एडल्ट सेल की, जो सेल डिवीजन नहीं करती।
जैसे हमारी हार्ट की सेल, हमारी मसल की सेल, ठीक है ना, जैसे हमारी और भी जगह की सेल है, वो उसके बाद डिवाइड नहीं होती। मतलब वो कहाँ चली जाती है? एक इनएक्टिव फेज में। इनएक्टिव फेज का नाम, हाँ, तो इनएक्टिव फेज का नाम होता है जी नॉट फेज, लिखा हुआ है। कुछ कोशिकाएं होती है एनिमल की जो सेल डिवीजन नहीं शो करती, जैसे हार्ट की सेल या अदर सेल, ये कभी कभार डिवाइड करती हैं। कब? जब आवश्यकता हो, या जब इनकी सेल को रिप्लेस करना हो, या जब कहीं पे सेल लॉस हो गया हो, या इंजरी हो गई है, या सेल की डेथ हो गई है, तभी इनको कभी कभार डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब उस अवस्था में ये जीवन से निकल जाती हैं और एक दूसरे फेज में, इनएक्टिव फेज में प्रवेश कर जाती हैं। जब इनको डिवाइड नहीं करना होता है तो जीवन से निकल के और जी नॉट में चली जाती है। इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या जी नॉट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल जब इसमें रहेगी तो सेल जिंदा तो है पर वो डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है, सेल जिंदा तो है पर डिवाइड नहीं हो रही है, लेकिन वो सेल जिंदा तो है, डिवाइड नहीं हो रही है। और कह रहा है सेल इन दिस स्टेज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, का मतलब नंबर में नहीं बढ़ रही है, अनलेस कॉल्ड टू डू सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब तक ऑर्गेनिज्म को जरूरत नहीं है तब तक वो इस अवस्था में बनी रहेगी, जब ऑर्गेनिज्म को जरूरत होगी तो इस अवस्था से निकल आएगी। एनिमल सेल में माइटोसिस जो होता है वो केवल और केवल डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में होता है, डिप्लॉइड में। जबकि इसका उल्टा, इसके कुछ एक्सेप्शन है हैप्लॉइड सेल जो डिवाइड करेगी। क्या एक्सेप्शन है? सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट्स। सोशल इंसेक्ट्स में 3 आते हैं, हनी बी, आंट्स और टर्माइट। उसमें भी हमारे एनसीईआरटी में कौन सा केस दिया है? हनी बी वाला। ड्रोन होता है एन और बाकी होते हैं 2n, फीमेल्स होते हैं 2n, मेल होता है n। तो इसीलिए आज एक क्वेश्चन पूछा है यूट्यूब पे, पूछा है कि गैमेट बनने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए, केवल माइटोसिस, केवल मियोसिस की दोनों? दोनों, मियोसिस से भी बनता है, माइटोसिस से भी बनता है। अगर सेल, मेरी बॉडी n है और मेरा गैमेट भी n है तो माइटोसिस, अगर मेरी बॉडी 2n है, मेरा गैमेट n है तो मियोसिस। इसीलिए यहीं से क्वेश्चन पूछा है मैंने। फिर बोला गया अगेंस्ट दिस द प्लांट, प्लांट में इसका उल्टा होता है, प्लांट में हैप्लॉइड में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी। अच्छा, आप बोलेंगे हमारे अंदर भी तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड में हो रहा है, क्या लिखा है? कुछ ना पूछा जाए तो ओनली सीन इन डिप्लॉइड, अपवाद पूछे जाए तो हैप्लॉइड, लेकिन प्लांट में अपवाद नहीं है, एन में भी होता है, 2n में भी होता है। एल्गी ब्रायो में देख लो n में हो रहा था, जबकि टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में देखो 2n में हो रहा था, ठीक है। कह रहा है कि आप रिकलेक्ट करो एग्जांपल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में प्लांट को, चैप्टर 3 में, तो आपको पता चल जाएगा किस प्लांट स्पीशीज में कैसी स्टेज है, किसमें अप्लाइड में हो रहा है, किसमें डिप्लॉइड में। तो मैंने बताया एल्गी ब्रायो में अप्लाइड में, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में डिप्लॉइड में हो सकता है। एम फेज आ गया। एम फेज में सबसे ज्यादा ये ड्रामेटिक फेज है। ड्रामेटिक का मतलब सबसे तेजी से बदलाव आएगा। किस फेज में तेजी से बदलाव आएगा? एम फेज में। और इसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब सभी चीजें पहले अस्त व्यस्त हो जाएंगी, बाद में फिर से बन जाएंगी। यानी देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियोलस गायब, ईआर गायब, गोल्गी बॉडी गायब, बाद में दोबारा चीजें बन गई। यानी वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी सेल के जितने भी कंपोनेंट्स थे सब में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल कितना रहेगा? सेम। इसीलिए हमेशा बोला है समसूत्री विभाजन, यानी इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर कैसा है? सेम, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। दो द कन्वीनियंस माइटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। माइटोसिस में 4 स्टेजेस होती हैं। कौन सी? कैरियोकाइनेसिस की। फार्मूला था पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लिखा हुआ है। चूंकि ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ऐसा तो होता नहीं कि एक प्रोसेस खत्म हुई दूसरी चालू, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी चालू होगी, ऐसा नहीं है। इधर प्रोफेज खत्म हुआ भी नहीं कि मेटाफेज प्रारंभ, मेटाफेज खत्म हुआ भी नहीं कि एनाफेज प्रारंभ, एनाफेज खत्म हुआ भी नहीं कि टीलोफेज प्रारंभ। तो हम कोई रिमार्किंग नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे मैं बोलूं अभी माइटोसिस खत्म नहीं हुआ है ना, लगातार पढ़ा रहा हूं तो माइटोसिस खत्म नहीं होगा, दूसरी चीजें चालू हो जाएंगी। देखो लिखा, इसीलिए क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेज। मतलब ये नहीं बता सकते यहां तक प्रोफेज, यहां तक मेटाफेज, यहां तक एनाफेज, यहां तक टीलोफेज, क्योंकि रनिंग में प्रोसेस है, एक साथ चल रही है तो बिना रुके हुए, तो इसलिए हम क्लियर कट लाइन डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 4 फेजेस में बांट जरूर सकते हैं।
अब एक एक फेज को पढ़ेंगे। प्रोफेज की सबसे बड़ी खास बात है कि जो अपना एस फेज है उसके बाद डीएनए डबल हो गया है ना, एस फेज के बाद डीएनए क्या हो गया है, कह रहा है कैरियोकाइनेसिस की ये पहली फेज है, सही बात है। और ये एस और G2 के बाद होगी कि एस और G2 के पहले होगी, बाद होगी, एस और G2 के बाद होगी। एस और G2 फेज के बाद हो रही है, इसका मतलब इसमें नया डीएनए बन चुका है, नया डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बन चुका है, पास्ट की बात कर रहा है। लेकिन कोई क्लियर कट, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है क्लियरली, क्यों? क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल आपस में क्या है, उलझा हुआ है। एक डीएनए से कितने डीएनए बन चुके हैं, 2 डीएनए, लेकिन दोनों आपस में क्या हुए, उलझे हुए, इंटरबाइंडेड है, इंटरबाइंडेड। तो प्रोफेज की सबसे बड़ी घटना का नाम पूछा जाए तो ये इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कंडेंसेशन होगा, कंडेंस होगी चीजें, वाटर लॉस होगा, कंडेंस होगी। अच्छा, कंडेंस होने से क्रोमोसोमल मटेरियल का मतलब क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, क्रोमोसोम में, क्रोमैटिन बदलेगा क्रोमोसोम में। और जो चीजें उलझी हुई थी, ये देखो लिखा है इंटरबाइंडेड, कहां गया ये, जो चीजें उलझी हुई थी अब सुलझ जाएंगी, अनटेंगल्ड का मतलब अलग अलग हो जाना। जो डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल उलझे हुए थे अब वो सुलझ के अलग अलग हो जाएंगे, कौन सी प्रोसेस के दौरान, कंडेंसेशन के दौरान ये। और सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो डिवाइड हो गया था किस फेज में, एस फेज में, कहां पे, साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में। अब वो अपोजिट पोल की तरफ आने लगेगा, ये नहीं बोला आने पहुंच गया, ये बोला आने लगेगा, लिखा है ना, नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, अब ये अपोजिट पोल की तरफ आने लगेगा। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज कंप्लीट होगा, इसकी पहचान क्या है, ये लक्षण दिखेंगे। पहला लक्षण क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल किसमें बदल गया, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं क्योंकि उसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं और दोनों अटैच होते हैं एक सेंट्रोमियर से, ये सही है, एक दोनों से, दोनों अटैच रहते हैं एक सेंट्रोमियर से। हाँ, लेकिन इन्होंने क्लियर वर्ड कहीं नहीं लिखा, क्लियर होगा अगले फेज में। दूसरी बात, जो सेंट्रोसोम था जो डिवाइड हो चुका था एस फेज में, एस फेज में डिवाइड हो गया था, जो अपोजिट पोल की तरफ जा रहा था अब वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाएगा, यानी जो अपोजिट पोल की तरफ जा रहा था अब वो पहुंच जाएगा। हर एक सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल बाहर आ जाएंगे। मान लो ये अपोजिट पोल पे एक इस पोल पे आ गया, एक इस पोल पे आ गया, यहाँ की माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे दिखने लगी, यहाँ की माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे दिखने लगी, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल था ये जब ये बाहर आ गए तो इनको क्या बोलते हैं, एस्टर या एस्ट्रल रेस भी बोलते हैं, या तो एस्टर बोल देते हैं या तो एस्ट्रल रेस बोल देते हैं। तो ये एस्टर या एस्ट्रल रेस बन जाती है। अब इधर की एस्टर और इधर की एस्टर और बीच में जो स्पिंडल फाइबर बनता है, तीनों को मिला लो, इधर की एस्टर रेस, इधर की एस्टर रेस, बीच में जो स्पिंडल फाइबर बनेगा उन तीनों को मिला लो तो बन जाएगा माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस। ये पूछा गया ये कौन सा फेज है, तो ये अर्ली प्रोफेज है। ये पूछा गया क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो रही, लेट प्रोफेज होगा, ठीक है ना। ये अभी ये आया नहीं, अभी ये कौन सा होगा, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी मेटाफेज की तरफ जाते हुए ये बीच की अवस्था है। अब आ गई ये वाली देखो कुछ चीजें गायब हो जाएंगी, बिल्कुल एंड में क्या होगा, जब बिल्कुल आखिरी काम पूछा जाए तो चीजें गायब होना। जब इसको आप देखोगे माइक्रोस्कोप से तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप, ये सब गायब हो चुका है, ठीक है। और अब आ गई है नेक्स्ट फेज, कह रहा है नेक्स्ट फेज चालू हो गई है, कैसे पता लगाएंगे, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाए, जब न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाए, ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड फेज, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरी तरह से गायब हो जाना क्या कहलाता है, मेटाफेज चालू हो गया है। और इसलिए क्रोमोसोम जो है वो स्प्रेड हो जाता है पूरे साइटोप्लाज्म में। क्यों, अभी तक क्या था, ये सेल थी, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, तो बताओ जो न्यूक्लियस के अंदर थे क्रोमोसोम अब वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखर के आ चुके हैं। तो क्या लिखा है, हेंस द क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। पहले तो न्यूक्लियस में थे, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई तो ये बाहर बिखर के आ गए। बाय दिस स्टेज, इस स्टेज में आते आते कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। और अगर कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है तो वी कैन क्लियरली सी इन द क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप,
इस अवस्था में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। एम मतलब एम फेज, सॉरी एम मतलब मेटाफेज, एम मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम के लिए बेस्ट है, और एम मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे। देखो माइक्रोस्कोप से और मेटाफेज और मॉर्फोलॉजी एम 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 मैच कर रहा है। इस अवस्था में जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम है उसमें वही दिखेगा, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब बहुत स्पष्ट है, पहले स्पष्ट वर्ड नहीं आया था। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दो क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े हुए विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ यहां पर और यहां पर एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेंट्रोमियर के दोनों सरफेस पर होगा, इधर भी। उसे बोलते हैं काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर ही वो जगह है जो क्या होती है, जो स्पिंडल फाइबर द्वारा ही बनाई जाएगी, जो खुद स्पिंडल फाइबर द्वारा बनती है। देखो लिखा है दीज स्ट्रक्चर मतलब काइनेटोकोर सर्व एज साइड फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, खुद स्पिंडल फाइबर की ही बनी होती है और स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट देती है। देखो क्या लिखा है, फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर को कौन बनाता है और खुद किसको अटैच करता है, तो ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कह रहा है जो क्रोमोसोम है दैट आर मूव्ड इन द पोजीशन इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब क्रोमोसोम सेंटर की तरफ आएंगे, ये देखो फिगर देखिए, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही थी, अब गायब हो चुकी है, सारे बिखर गए हैं, देखो साइटोप्लाज्म में बिखर गए, स्पिंडल फाइबर बन चुका है, स्पिंडल फाइबर बन चुका है, अब सारे के सारे सेंटर में आ गए। जब सेंटर में आते हैं तो इस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, वही बात कर रहा है। कह रहा है कि देखो सेंटर में आना इसकी सबसे बड़ी पहचान है, पढ़ के देखिए ये दैट मूव्ड इन द पोजीशन इन द सेंटर, यानी ये जो बिखरे हुए थे ये अब सब सेंटर में आ गए, सेंटर में आ गए। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग एट इक्वेटर, जितने क्रोमोसोम थे सब इक्वेटर पे आ गए, और ऐसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं कि इनका एक ये आधे सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर से और आधे नीचे के पोल से। देखो लिखा है वन क्रोमैटिड of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected to the opposite pole। मतलब एक sister chromatid ऊपर के पोल से तो एक sister chromatid नीचे के पोल से जुड़ी हुई है, ठीक है। The plane of alignment of chromosome at metaphase is referred as metaphasic plate। बोल रहा है वो जब आके अरेंज हो जाएंगे तो जो प्लेट बन गई, काल्पनिक प्लेट जो बन गई, उस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, या और दूसरी भाषा में इक्वेटर पे है इसलिए इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। अच्छा कैसे पहचानेंगे कि मेटाफेज में कौन कौन से यूनिक फीचर हैं। पहला, स्पिंडल फाइबर कहां बने थे, क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल कहां बना, एपरेटस कहां बना था, प्रोफेज में। लेकिन स्पिंडल फाइबर जुड़ कहां गया क्रोमोसोम से, मेटाफेज में। फर्क है, स्पिंडल फाइबर कहां बने थे, प्रोफेज में, लेकिन स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ गया, ये शब्द कहां लिखा है, मेटाफेज में। तो छोटी छोटी बातें हैं जो गड़बड़ करेंगे एग्जाम में। तो ये स्पिंडल फाइबर देखो अटैच हो चुका है, ये नहीं लिखा कि स्पिंडल फाइबर बन गया, स्पिंडल फाइबर तो पहले ही बन चुका था। स्पिंडल फाइबर अब अटैच हो गया है किसके साथ, काइनेटोकोर्स के साथ ऑफ द क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स मूव करेगा स्पिंडल इक्वेटर की तरफ, मतलब क्रोमोसोम सारे इक्वेटर की तरफ आएंगे और मेटाफेसिक प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू द बोथ पोल, यानी दोनों पोल पे जुड़ेंगे कि एक पोल पे जुड़ेंगे, दोनों पोल पे जुड़ते हैं, राइट। अब आ गया एनाफेज। अब एनाफेज में करते क्या है, सीधी सीधी बात सुनो। एनाफेज में ये सिचुएशन थी हमारे पास मेटाफेज में, इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, अपोजिट पोल की तरफ खींचने लगो। मान लो ये रस्सी है, इससे इस सिस्टर क्रोमैटिड को इधर खींच लो, इस सिस्टर क्रोमैटिड को इधर खींच लो, इससे होगा क्या, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। इससे होगा क्या, आधे सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर चले जाएंगे, आधे नीचे चले जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स को ही अलग होने के बाद डॉटर क्रोमैटिड कहते हैं, डॉटर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड जब अलग हो जाती है तो उन्हीं को डॉटर क्रोमैटिड नहीं डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। क्या बोलेंगे, देखो ये जब अलग हो जाएगा ऊपर चला गया तो अब इसे सिस्टर क्रोमैटिड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड ना कह के डॉटर
क्रोमोसोम कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। तो बस यही होगा। इससे होगा क्या, अभी ये था ये अलग हो गए, अलग होने के बाद ये इस पोल की तरफ जाने लगेंगे, ये इस पोल की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, इतना ही होगा एनाफेज में। देखो, सबसे बड़ी फेज पूछी जाए माइटोसिस की प्रोफेज, सबसे छोटी पूछी जाए एनाफेज, दो अपोजिट फेज पूछी जाए तो प्रोफेज का अपोजिट टीलोफेज। सबसे बड़ी फेज, सबसे छोटी फेज एनाफेज, दो अपोजिट फेज, प्रोफेज का अपोजिट टीलोफेज। अब एनाफेज की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये देखो मैंने अभी बोला था, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। देखो लिखा है एट ऑनसेट ऑफ एनाफेज, हर एक क्रोमोसोम जो मेटाफेजिक प्लेट पर बैठा था अब वो टूट जाएगा एक साथ। जब टूटेगा तो दोनों डॉटर क्रोमेटिड, जिनको सिस्टर या डॉटर क्रोमेटिड्स कह रहे थे, अब उन्हें बुलाएंगे, क्या बुलाया था मैंने, डॉटर क्रोमोसोम। और वही फ्यूचर में डॉटर न्यूक्लियाई में जाएगा। यानी जो सेल बनने वाली है, एक से दो बनेगी ना आगे चल के, तो एक में ये वाले क्रोमेटिड चले जाएंगे, एक में वो वाले क्रोमेटिड चले जाएंगे। लेकिन तब क्रोमेटिड को क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम। अब कह रहा है अब ये दोनों अलग होने लगेंगे, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेंगे। हर एक क्रोमोसोम, अब देखो क्रोमोसोम कहने लगा, हर एक क्रोमोसोम दूर भागेगा। किससे दूर भागेगा, इक्वेटर से, और करीब जाएगा किसके, पोल से। इक्वेटर से भाग रहा है, पोल की तरफ जा रहा है। सेंट्रोमियर की दिशा किस तरफ होगी, पोल की तरफ। और आर्म कहां होगा, उसके पीछे, आर्म पीछे की तरफ होगा, आर्म पीछे होगा। मतलब कहना यह चाहता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड एक था, ये सिस्टर क्रोमेटिड दूसरा था, ये ऊपर की तरफ भागा, ये नीचे की तरफ भागा, तो ये यहां से टूट गया, ये टूटा तो ये इससे दूर जा रहा है, इक्वेटर से दूर जा रहा है, लेकिन ये ऊपर के पोल के करीब जा रहा है, ये नीचे के पोल के करीब जा रहा है। और ये जब अलग होंगे तो इसका जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर वो पोल की तरफ होगा और आर्म सेंट्रोमियर के पीछे होंगे। इसका सेंट्रोमियर पोल की तरफ होगा और आर्म उसके पीछे होंगे, आर्म उसके पीछे होंगे, ये लिखा है ना। अब आगे, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेंट्रोमियर का टूट जाना और क्रोमेटिड्स का अलग हो जाना, और क्रोमेटिड्स का अपोजिट पोल की तरफ मूव करना। क्रोमेटिड्स का अपोजिट पोल की तरफ, पहली घटना सेंट्रोमियर के स्प्लिटिंग, और दूसरी घटना क्रोमेटिड्स का अपोजिट पोल की तरफ मूव करना, क्रोमेटिड्स का अपोजिट पोल की तरफ मूव करना। अब आगे देखो, टीलोफेज। तो टीलोफेज एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जब फाइनल स्टेज आएगी कैरियोकाइनेसिस की तो उसका नाम होगा टीलोफेज। और इसमें क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं, एनाफेज में लिखा था पहुंच रहे हैं, और यहां लिखा पहुंच चुके हैं। क्लास छूटी, आप यहां से निकले, ये जाने लगे, लेकिन 5-10 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो दोनों बात अलग है, मम्मी का फोन आया, पापा का फोन आया, कहां हो, अभी कोचिंग से निकले हैं, ये बात अलग है। और ये बात 10 मिनट बाद आया, आप हॉस्टल में पहुंच चुके हैं, तो ये बात अलग है। तो एनाफेज में अपोजिट पोल की तरफ जा रहे थे, और टीलोफेज में अपोजिट पोल की तरफ, अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, हैज बीन रीच्ड, हैव रीच्ड, पास्ट की बात कर रहा है, अपने अपने पोल पे पहुंच चुके हैं। और उल्टा हो जाएगा, अभी बोला था प्रोफेज का उल्टा टीलोफेज, तो वहां क्या हुआ था, अब यहां क्या होगा, तो वहां पे क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी लूज हुई थी कि अपीयर हुई थी, तो यहां क्या हो गई, लूज हो गई। अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम वहां दिखने लगे थे, यहां अब लंबे समय तक दिखाई नहीं पड़ेंगे, बल्कि क्रोमैटिन में बदल जाएंगे। क्रोमैटिन का पूरा नाम क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल, या तो क्रोमैटिन मटेरियल बोलो या क्रोमोसोमल मटेरियल, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों अपोजिट पोल पर ये जाकर के इकट्ठा हो गए, और इसकी मुख्य घटनाएं ये हैं क्या, कि क्रोमोसोम का जो झुंड है अपोजिट स्पिंडल पोल पे आ गया, और उसकी आइडेंटिटी लूज हो गई, और वो एक डिस्क्रीट एलिमेंट में बदल गए। डिस्क्रीट एलिमेंट का मतलब हो गया, उस डिस्क्रीट एलिमेंट का नाम है क्रोमैटिन।
अब न्यूक्लियर एनवलप बन गया चारों तरफ, ठीक है, और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी और ईआर दोबारा बन गए, यानी जो जो चीजें गायब हुई थी दोबारा वापस आ गई। और अब होगी साइटोकाइनेसिस। अब इन्होंने बोला माइटोसिस मात्र इतने से कंप्लीट नहीं हो जाता कि आपका क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, डॉटर न्यूक्लियाई में पहुंच गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, बट अभी भी दो डॉटर सेल्स बनानी है, दोनों का साइटोप्लाज्म सेपरेट कराना है, यानी साइटोकाइनेसिस भी करानी है एट द एंड, जिसके बाद सेल डिवीजन कंप्लीट होगा, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य मात्र कैरियोकाइनेसिस से साइटोकाइनेसिस के बिना कंप्लीशन नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ क्या करानी पड़ेगी, साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में ये काम कराया जाता है फोरोस से, मतलब वो ये कह रहा है एनिमल सेल में ये सेल थी, एनिमल सेल में ये सेल थी, ये न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई, यहां सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल नहीं होती तो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, और पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन हाईली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इधर से धंसने लगी, इधर से धंसने लगी, बन गया खांचा, खांचे को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरो। ये खांचा सेंटर की तरफ बढ़ने लगा और आज नहीं कल तो ये चिपक जाएगा, तो ऐसा देखो ऐसे हो जाएगा, यानी एक सेल ये बन जाएगी, एक सेल ये बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल टाइप का साइटोकाइनेसिस होता है। सेंट्रीपिटल टाइप बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल, अगर कोई फोर्स पेरिफेरी से सेंटर की तरफ लगे सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल किसमें हो जाएगा, अगर पेरिफेरी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लगे। तो देखो क्या लिखा है, धीरे एक खांचा बनेगा, फॉरो मतलब खांचा बना, और धीरे धीरे गहरा होता चला गया, यानी खांचा इधर से बना और धीरे धीरे गहरा होता चला गया, और सेंटर में आके मिक्स हो गया, सेंटर में आके मिक्स हो गया या मिल गया आपस में। हाँ, ये फॉरो बना, धीरे धीरे आने के बाद फॉरो जो है एक फॉरो बना और धीरे धीरे गहरा होता चला गया, अल्टीमेटली मिल गया कहां पे, सेंटर में। कौन से किसके सेंटर में, जो सेल डिवाइड हो रही थी, जिसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होने वाला था, अब ये दो भागों में डिवाइड हो गया, एक ऊपर का एक नीचे का, फिगर बनाया था ना अभी, ऐसे फॉरो बना, एक न्यूक्लियस इसमें था एक न्यूक्लियस इसमें था, ये साइटोप्लाज्म एक ही था दोनों का, ये इधर बढ़ा ये इधर बढ़ा, यहां से आके जुड़ गया। अब देखो एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई, यानी डायड बन गया, डायड ऑफ द सेल बन गया। हाउएवर दे आर इनक्लोज्ड बाय द रिलेटिव एक्सटेंसिवली सेल, मतलब बोला गया प्लांट में क्या होता है, प्लांट सेल हाउएवर, उधर प्लांट लिखा है, प्लांट सेल जबकि क्या होती है, घिरी रहती है, किससे घिरी रहती है, एक इनएक्सटेंसिवली मतलब जिसका आकार चेंज ना किया जा सके, मतलब हार्ड सेल वॉल से घिरी है, रिजिड सेल वॉल से घिरी है, जिसका आकृति या आकार चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये साइटोकाइनेसिस कुछ अलग मेथड से करेगी, डिफरेंट मैकेनिज्म काम करेगा यहां पे, मतलब एनिमल वाला मैकेनिज्म प्लांट पे अप्लाई नहीं होगा। प्लांट में क्या होगा, सेल वॉल यहां से बनना चालू होती है, यहां से सेंटर से, और इधर की तरफ बढ़ना चालू होती है, तो सेंटर से बढ़ेगी और कहां जाएगी, आउटर की तरफ, आउटर मतलब ये लेटरल वॉल की तरफ जाके उससे जुड़ जाएगी, ये देखो लेटरल वॉल की तरफ जाके जुड़ जाएगी, मीट मतलब मिलना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, बोलते ये जो नई सेल वॉल बन रही थी इसको पहले हम बुलाते थे क्या, सेल प्लेट। प्रिकर्सर का मतलब जिससे कोई चीज बने फ्यूचर पहले, जिससे पास्ट में कोई चीज बनी हो तो प्रिकर्सर, जैसे हम लोग के प्रिकर्सर है मम्मी पापा, उन्हीं से हम लोग बाद में बने, उनके ही वो हमसे पहले थे तो उनसे हम लोग बने। तो सेल प्लेट कहां पे थी, बिल्कुल बीचों बीच थी, इसीलिए उसे क्या बोल रहे हैं, दो सेल के बीच में बनने वाली है, इसलिए उसे मिडिल लेविला भी कहते हैं। पहले क्या बोल रहे थे, बाद में उसी को क्या बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो दो प्लांट सेल के बीच में है, दो पास पड़ोस की सेल के बीच में है, और जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो कुछ ऑर्गेनेली भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे प्लास्टिड वगैरह भी डिवाइड हो जाते हैं, कहां पे, दो डॉटर सेल के बीच में। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस के बाद
तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं होती, मतलब ये कैरियोकाइनेसिस होती है, 1 से 2 सेल बने, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बने, 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए, ऐसे ही 16 न्यूक्लियस बन गए, 32, 64 ऐसे बनते चले जा रहे हैं। तो ये कौन सी अवस्था आ गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन से क्या आएगा? सिंसिटियम। और सिंसिटियम देखा जा सकता है कहां पे? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट और हाइफा ऑफ फाइकोमाइसिटीज, हाइफा ऑफ फाइकोमाइसिटीज में इसको बोलते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। सीनोसिटिक कंडीशन इसी को बोलते हैं, कहां पे? हाइफा में। किसके हाइफा में? फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज यानी लोअर फंजाई। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन को बोल रहे हैं, और बोला गया कि ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन लोअर प्लांट में और कुछ सोशल इंसेक्ट में, हैप्लॉइड में भी देखा गया है। कह रहा है ये जान लेना बहुत आवश्यक है क्या, कि सेल डिवीजन जो होता है, इस सेल डिवीजन का महत्व क्या है? इस सेल डिवीजन का महत्व क्या है कि ये हैप्लॉइड में भी हो रहा है, डिप्लॉइड में भी हो रहा है। और क्वेश्चन पूछा है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट का एग्जांपल क्या है? हनी बी। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट का एग्जांपल क्या है? हनी बी। इसी को तो बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन आपकी एनसीईआरटी में जेनेटिक्स में पढ़ाया है मैंने। माइटोसिस से क्या होगा? डिप्लॉइड डॉटर सेल्स जो होती है वो अपने जैसी सेम सेल बना लेती है, जिसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम हो, यानी 2n/2c। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? माइटोसिस। मल्टी सेलुलर जीवों में ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? माइटोसिस। सेल ग्रोथ से क्या हो जाता है? n/c रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। n मतलब न्यूक्लियस, c मतलब साइटोप्लाज्मिक, रेशियो क्या हो गया? डिस्टर्ब। जब रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो ये जरूरी हो जाता है कि इस रेशियो को मेंटेन किया जाए, रिस्टोर किया जाए। किस रेशियो को? n/c रेशियो को। सेल को रिस्टोर करना होता है। सेल n/c रेशियो को मेंटेन करने के चक्कर में क्या करने लगती है? माइटोसिस। और जब सेल को रिपेयर करना होता है तो भी सेल माइटोसिस करती है। किसी सेल में ग्रोथ करनी हो तो माइटोसिस, रिपेयरिंग करनी है तो माइटोसिस। हमारी एपिडर्मिस रिप्लेस हो रही है, हमारी एपिडर्मिस की जो सेल है वो रिप्लेस हो रही है, ठीक है ना? तो इसकी सेल की लाइन ऐसे ही हमारे पेट के अंदर की, खाना खाते हैं तो खाने से फ्रिक्शन होता है, तो गट लाइनिंग रिप्लेस हो रही है, एपिडर्मिस रिप्लेस हो रही है, गट लाइनिंग रिप्लेस हो रही है, हमारी ब्लड सेल रिप्लेस हो रही है। पुराने ब्लड सेल मर रहे हैं, नए ब्लड सेल बन रहे हैं। पुराने को दफना दिया जाता है आरबीसी को, कहां पे? स्प्लीन में। नए को बना दिया जाता है कहां पे? बोन मैरो में। कौन से बोन मैरो में? रेड बोन मैरो में। और डब्ल्यूबीसी जो है रेड, और कुछ रेड में बनती है कुछ येलो में, लेकिन सिंगल चॉइस हो तो येलो। दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। देखो हर जगह रिप्लेस हो रहा है। पहली जगह एपिडर्मिस, दूसरी जगह गट लाइनिंग, तीसरी जगह ब्लड सेल, चौथी जगह चोट लग गई तब, पांचवी जगह जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना है तो। माइटोसिस मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी होता है। किसमें? प्लांट में कि एनिमल में? और माइटोसिस रैम और सैम में भी होता है, यानी एपिकल मेरिस्टेम। सैम सूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम रूट एपिकल मेरिस्टेम। और याद करो लेटरल मेरिस्टेम में भी होता है। लेटरल मेरिस्टेम का उदाहरण कैम्बियम। कैम्बियम भी कितने प्रकार का होता है? कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। इससे पौधे में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है कि डिसकंटिन्यूअस? पौधे की कंटिन्यूअस ग्रोथ का क्रेडिट किसको जाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू को। ओपन फॉर्म बोला था कि क्लोज? ओपन फॉर्म बोला था। अच्छा, मियोसिस से क्या होता है? मैं आपको पहले इसका ये जो इतना बड़ा लाइन लिख रखा है ना, ये बताते हैं। हमारे पापा 2n/2c, हमारी मम्मी 2n/2c। इसकी संख्या आपको बता दूं 46 है। इसको मान लो 10 पिकोग्राम है, मान लिया, हालांकि इतना नहीं होता। पापा के पास भी क्योंकि सेम प्रजाति के मेंबर है तो सेम होगा। अब पापा और मम्मी से अगर मैं बना होता माइटोसिस द्वारा, तो देखो ये होता 2n/2c, एक गैमेट पापा का एक गैमेट मम्मी का सेम टाइप का बनता, और जब मेरा जाइगोट बनता तो मैं बन जाता 4n/4c। पोलाइडी बदल गई, जबकि एक नियम है,
हर स्पीसीज की पोलाइडी पीढ़ी दर पीढ़ी सेम रहनी चाहिए, कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए माइटोसिस ये काम की पूर्ति नहीं कर सकता, माइटोसिस ये जरूरत पूरी नहीं कर सकता। तो कौन करेगा? तो मियोसिस करेगा। कैसे? क्योंकि अब हमें जो गैमेट बनाने हैं ना, वो आधे बनाने हैं। अगर आधे बनाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या मेंटेन होगी। कैसे? मम्मी का गैमेट अगर मियोसिस से बना तो होगा n/c, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 5 पिकोग्राम, ये 10 था ना। अब ये पापा का भी मियोसिस से बना तो उनका भी n/c, उनमें भी क्रोमोसोम 23 और उनमें भी 5 पिकोग्राम आया। अब इनसे मेरा जाइगोट बना तो n 2n c 2c, तो 2n बराबर 23 + 23 46 हो गया, और 5 और 5 10 हो गया। अब बताओ, मेरा देखो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, इनका देखो, मेरे पेरेंट्स का देखो, सेम होगा कि अलग अलग? सेम होगा कि अलग अलग? सेम होगा। इससे क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। वही लिखा है ऊपर वाले पैरा में, ऊपर वाले पैरा में यही लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल। मियोसिस में कितनी सीक्वेंशियल साइकिल होगी? 2। मियोसिस में कितनी सीक्वेंशियल साइकिल होगी? 2 सीक्वेंशियल साइकिल होगी। ठीक है, एक बार होगा मियोसिस 1 और एक होगा मियोसिस 2। पहली खास बात, मियोसिस 2 स्टेप में चलती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। दूसरी बात, मियोसिस 1 जो होगा उसमें पेरेंटल क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है ना, कहां पे? एक्स फेज में। लेकिन मियोसिस 2 में कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात, मियोसिस में होमोलोगस टर्म यूज आएगा, जो कि अभी तक कहीं नहीं आया था। क्या माइटोसिस में होमोलोगस टर्म आया? क्या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स टर्म आया? नहीं। ये दोनों शब्द यूनिक है मियोसिस के लिए। क्या क्रॉसिंग ओवर शब्द आया था? नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी घटना माइटोसिस में नहीं होती? ना होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ना तो उसमें पेयरिंग होती है उनकी, देखो पेयरिंग भी होती है, ना तो होमोलोगस क्रोमोसोम टर्म यूज करेंगे, ना उनकी पेयरिंग शब्द यूज करेंगे। पेयरिंग करने को ही तो बोलते हैं क्या? जाइगो वो साइनेप्सिस, साइनेप्सिस है ना। फिर आगे बताया गया, ना तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड वर्ड यूज होगा, ना क्रॉसिंग ओवर वर्ड यूज होगा, ये सब माइटोसिस में यूज नहीं होता। ये सब कहां के शब्द हैं? मियोसिस के। कह रहा अंत में कैसी सेल बनेगी? हैप्लाइड। हैप्लाइड का मतलब होता है n/c, n/c बन जाएगी। कब बनेगी? एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड की मियोसिस फर्स्ट? मियोसिस सेकंड पे बनेगी। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट पे पूछता तो आप बताते n/2c। मियोसिस 1 के बाद सेल पूछे तो n/2c बोला जाता है, मियोसिस 2 के बाद बोला जाए तो n/c बोला जाता है। तभी तो मियोसिस 1 अगर हो ही गई थी तो मियोसिस 2 की क्या हो सकता थी? अगर कोई आपसे पूछे 2 स्टेप की क्यों आ सकता थी? एक स्टेप में क्रोमोसोम को आधा किया गया और दूसरे स्टेप में डीएनए को अमाउंट को आधा किया गया, तो दो स्टेप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
तो 2 स्टेप में होगी। सबसे पहले मियोसिस 1 पढ़ना है। मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1 पढ़ना है। प्रोफेज इज द फर्स्ट बियोटिक डिवीजन। प्रोफेज इज द फर्स्ट बियोटिक डिवीजन। इसमें ये काफी लंबी होती है, किसकी तुलना में? माइटोसिस के प्रोफेज की तुलना में। एक तो लंबी है, दूसरी काफी कॉम्प्लेक्स है। काफी लंबी और काफी कॉम्प्लेक्स होती है। और फर्दर इसमें 5 सब फेज होते हैं, लता, जरा, पानी, दे। ठीक है ना? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन का मतलब होता है क्रोमोसोम लंबे और पतले दिखाई पड़ते हैं, एल से लंबे, पी से पतले। ठीक है? कब? और धीरे धीरे विजिबल होंगे लाइट माइक्रोस्कोप से। क्यों? प्रोफेज की खास बात क्या थी? पहली घटना होती कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। कंडेंसेशन अगर स्टार्ट हो गया लेप्टोटीन में, तो जाइगोटीन में भी होगा, डिप्लोटीन में भी, पैकिटीन में भी होगा, डिप्लोटीन में भी होगा, डाइकाइनेसिस में भी होगा, सब में होगा। तो यहां थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। अगर कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है तो क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे की तुरंत, ग्रेजुअली का मतलब इस धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वो भी लाइट की इलेक्ट्रॉन से। एल से लेप्टोटीन, एल से लाइट, एल से लेप्टोटीन, एल से लाइट माइक्रोस्कोप। कॉम्पैक्शन का मतलब वही, कंडेंसेशन क्रोमोसोम का कंटिन्यू रहेगा थ्रू आउट द लेप्टोटीन, बल्कि मैं तो बोलूंगा थ्रू आउट द प्रोफेज फर्स्ट। अब इसके बाद सेकंड अवस्था चालू हो जाएगी। सेकंड अवस्था का नाम है जाइगोटीन। जाइगोट का मतलब होता है पेयर करना। तो यहां पे देखो, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, अब दे स्टार्ट टू पेयरिंग। होमोलोगस क्या होते हैं? जो आधे मम्मी के हों, आधे पापा के। 23 फ्रॉम ओवा और 23 फ्रॉम स्पर्म, और उसमें से 23 क्रोमो में से 22 क्रोमोसोम तो बिल्कुल सेम हो सकते हैं, 23वां हो भी सकता है, नहीं भी। 22 ऑटोसोम तो सेम होंगे, उन्हें होमोलोगस बोलने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर फीमेल बन रही है तो 23वां भी सेम होगा। तो बताओ किसी फीमेल में कितने क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं? 20 पेयर। लेकिन अगर मैं बना तो मेरे अंदर 22 पेयर मम्मी के, 22 पेयर पापा के, वो तो सेम है। लेकिन 23वां पेयर में से मम्मी से मिला एक्स, पापा से मिला वाई, वो सेम नहीं है। एक्स है बड़ा, वाई है छोटा, उसको बोलते हैं हेमीजाइगस। क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस। तो मेरे अंदर कितने होमोलोगस क्रोमोसोम हुए? 22 पेयर। अगर मेरी दीदी की बात करें, सिस्टर की बात करें, तो उसके अंदर 23 पेयर। मेरे अंदर 22 पेयर और एक हेमीजाइगस, उसके अंदर 23 के 23 पेयर, कोई हेमीजाइगस नहीं। अब समझ में आ गया? पेयरिंग करने को बोलते हैं, स्टेज का नाम है जाइगोटीन, और पेयरिंग करने को बोलते हैं साइनेप्सिस। एक वर्ड अभी बीच में इस्तेमाल किया था, साइनेप्स। साइनेप्स कहां पड़ा था? जब दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं तो उस जंक्शन को साइनेप्स कहते हैं।
और जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं तो वो जो जोड़ा बनता है, पेयरिंग करने की प्रोसेस को तो क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस। हर एक पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। अब बोल रहे हैं जब ईएम से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से, तो आपको इस अवस्था में दिखाई पड़ेगा कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस में एक कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं। कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्सिस के दौरान जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका नाम। इस कॉम्प्लेक्स में एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, जिसे एक जोड़े को बुलाएंगे, ये मम्मी का ये पापा का, इस जोड़े को क्या बुलाएंगे? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट। आगे चल के इन्हीं को क्या बोलेंगे? टेट्राड। देखो, एक मम्मी का है, ये पापा का है। ये मम्मी का रेड वाला। तो आप बताओ, ये एक जोड़ा बन गया, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब आप बताओ, फेज का नाम जाइगोटीन। पेयर करने के मेथड को सिनेप्सिस। पेयर करने के बाद इनको क्या बुलाएंगे? बाइवेलेंट। लेकिन इन्हीं बाइवेलेंट को आगे चल के देखोगे तो ये अपने क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा, पापा का अपने क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा, पापा का अपने क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ, 1 2 3, तब टेट्राड बोलेंगे। और टेट्राड अभी नहीं, अगले फेज में स्पष्ट होगा। अगला फेज कौन सा है? पैकिटीन। देखो लिखा है, जब जोड़ा बन जाता है तो इसे बाइवेलेंट कहते हैं, या आगे चल के टेट्राड कहेंगे। लिखा है, ये ज्यादा क्लियर होगा कब? नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज पैकिटीन। पहले दो स्टेज मतलब लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये छोटे होते हैं किसकी तुलना में? अगले स्टेज के। अगले स्टेज का नाम पैकिटीन। पैकिटीन की तुलना में पहला और दूसरा फेज काफी छोटा होता है। इस फेज में 4 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, यानी हर एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमेटिड। बताओ, पापा का रेड कलर के 2 बन गए, मम्मी के ब्लू कलर के 2 बन गए, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 बन जाते हैं। ये फिगर 1 2 3 4, इसका क्रोमेटिड ये, इसका क्रोमेटिड ये इसका सिस्टर, ये इसका सिस्टर, ये नॉन सिस्टर, ये नॉन सिस्टर। बोलो, रंग बदल जाए तो नॉन सिस्टर, रंग सेम रहे तो सिस्टर। जबकि हमने माइटोसिस में सिस्टर तो यूज किया था, नॉन सिस्टर यूज नहीं किया था। कह रहा है क्रोमोसोम क्लियर हो गए हैं और टेट्राड के रूप में दिखाई देने लगे। बाइवेलेंट ही क्या है? टेट्राड। बाइवेलेंट ही क्या है? अगर मेरे पास 10 बाइवेलेंट है तो मेरे पास कितने टेट्राड हुए? नहीं, टेट्राड कितने हुए? 10। बाइवेलेंट को ही तो टेट्राड कह रहे हैं। एक बाइवेलेंट बराबर एक टेट्राड। अगर मेरे पास 10 बाइवेलेंट है तो मेरे पास टेट्राड कितने हुए? 10। लेकिन उस बाइवेलेंट में क्रोमोसोम कितने थे? बाइवेलेंट में कितने? मैंने कहा मेरे पास 10 बाइवेलेंट है, कितने क्रोमोसोम हुए? 20। एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम। तो बताओ, टेट्राड में भी कितने हुए? 20। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बोलते हैं पैकिटीन में ये एक नई चीज बनी, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमेशा क्या कराता है? क्रॉसिंग ओवर। किसमें मदद करता है? क्रॉसिंग ओवर। हमेशा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होगा? सिस्टर्स के बीच की नॉन सिस्टर्स के बीच? अगर सिस्टर्स के बीच होता तो माइटोसिस में भी हो जाता, लेकिन नॉन सिस्टर्स के बीच होता है इसलिए मियोसिस में होगा। अब आप बताओ, सिस्टर्स के बीच की नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर्स के बीच हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर्स के बीच होती है। मम्मी के और पापा के क्रोमोसोम के बीच। मम्मी के बीच नहीं हो सकता, पापा के क्रोमोसोम के बीच भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिस्टर्स हैं, इसलिए नॉन सिस्टर्स के बीच होगा। क्रॉसिंग ओवर से लेन देन हो जाता है जीन का। ये क्रोमोसोम जो है ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इसका ये रेड वाला चला जाएगा ब्लू वाले हिस्से में, ब्लू वाला चला जाएगा रेड वाले हिस्से में। इसी अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। इसीलिए यहां एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है और इस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। बताइए, प्रोसेस का नाम और एंजाइम का नाम। क्रॉसिंग ओवर परफेक्ट वर्ड है कि रिकॉम्बिनेशन पर वर्ड परफेक्ट है? रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर तो कोई भी हो सकती है, हमने इनको इधर बिठा दिया, इनको इधर बिठा दिया, हो गया क्रॉसिंग ओवर। लेकिन इसको रिकॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते।
रिकॉम्बिनेशन इज द स्पेसिफिक टर्म टू द क्रॉसिंग ओवर। और इसी वजह से एक ही माँ बाप के जितने बच्चे होते हैं सबकी शकल, सूरत, हाइट, हेल्थ और कलर अलग अलग हो सकता है। इसी कारण यानी ऑल द सिबलिंग्स आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस। ठीक है ना, इट क्रिएट्स वेरिएशन। लास्ट में लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में। और अगर वेरिएशन नहीं होता तो हमारा नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, हमारा इवोल्यूशन भी नहीं हो पाता। आपको अभी इवोल्यूशन कल ही परसों पढ़ाया है, ठीक है, मतलब रिवाइज कराया है। क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन होता है, देख लो लिख दिया। किसका रिकॉम्बिनेशन, मतलब नया कॉम्बिनेशन बनता है, किसका, आनुवंशिक पदार्थ का, जो कि दोनों क्रोमोसोम पे थे, मम्मी के और पापा के। मतलब मेरे अंदर ना तो प्योर पापा का क्रोमोसोम आया ना प्योर मम्मी का आया, दोनों का एक्सचेंज होके आया। मतलब मेरे अंदर जो क्रोमोसोम आया उसमें मेरे मम्मी के भी गुण हैं और पापा के भी गुण हैं, तो मेरे अंदर 2 in 1 है। हम सबके अंदर 2 in 1 गुण है, ना केवल पापा का है ना केवल मम्मी का है। दोनों के अंश आपकी बॉडी में आए हैं इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आधा आधा भी नहीं बोल सकते, कितना है एक्सचेंज होगा कुछ नहीं पता, है ना। ये एक रैंडम प्रोसेस है, कहां एक्सचेंज होगा ये नहीं पता, कितना होगा ये नहीं पता, पर होगा। और इसकी मैक्सिमम संभावना हो सकती है लेस देन या इक्वल टू 50%। मतलब क्रॉसिंग ओवर कितना हो सकता है मैक्सिमम, या तो 50% से कम होगा या तो 50% तक होगा, या तो लेस देन या इक्वल टू, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। मतलब पैकेटिन में ही कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के समय कुछ स्थान अभी भी जुड़े हुए थे और इन्हीं स्थानों को अगले फेज में हम देखेंगे। इन फेज को हम देखेंगे एक्स शेप के स्ट्रक्चर के रूप में, इन्हें बोलेंगे कियाज्मेटा या कियाज्मा भी कई जगह लिखते हैं। देखो डिप्लोटीन के शुरुआत में क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाता है, किसका, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की जरूरत खत्म। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का था काम कि अरे जब शादी होती है, शादी होने वाली होती है, हिंदू ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, शादी होने वाली होती तो हस्बैंड और वाइफ का गांठ बांध दिया जाता है कि भाग ना जाए। जब शादी हो जाती है तो खोल दिया जाता है कि भाग के जाओगे कहां, है ना, वही बात है, ठीक है ना। टेंडेंसी ऑफ रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट, यानी बोल दिया गया पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, मतलब गांठ बांधी गई थी। अब शादी हो गई है यानी पैकेटिन कंप्लीट हो गया है, तो उसको हटा ये देखो खोल दिया गया, गांठ खोल दिया गया। इससे होगा क्या, जो रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम थे बाइवेलेंट के, अब वो अलग अलग हो जाएंगे, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, यानी कुछ स्थान जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसको छोड़ के। और वही एक्स शेप के स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, एक्स शेप के स्ट्रक्चर कहलाएंगे कियाज्मेटा या कियाज्मा। ये टा हटा देते हैं, कभी कभी कियाज्मेटा कभी कभी कियाज्मा, एक ही चीज है दोनों। अच्छा हमारे oocyte में, हम अपनी ही बात करें, हम लोगों के केस में जो oocyte बनता है वो कब बनता है, बिफोर द बर्थ इन 6 month old fetus। याद आया, 6 मंथ की बच्ची में बनने लगता है। अच्छा तब से लेके अब तक यानी लगभग 11 से 12 वर्ष, जब आती क्या, प्यूबर्टी, टीनेज, जब प्यूबर्टी आती है तब तक ये अवस्था में ही लटका रहता है, ये हैंग हो जाता है। बताइए, आपने पढ़ा था प्रोफेज फर्स्ट में ही मियोसिस स्टार्ट हुई और वहीं रुक गई, कब तक रुकी रहेगी, प्यूबर्टी तक। किस अवस्था में रुकी रहेगी, डिप्लोटीन अवस्था में। वही लाइन तो लिखी है, इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट, जिसमें हम इंसान भी आते हैं, डिप्लोटीन खत्म होती है कब तक, कुछ में मंथ्स तक, कुछ में ईयर्स तक। हम इंसानों में कितने दिन लग जाते हैं, ईयर्स तक लगते हैं, ठीक है। फाइनल स्टेज का नाम है डाइकाइनेसिस, और इसमें होगा क्या, कंडेंसेशन लगभग कंप्लीट, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा और कियाज्मेटा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। कियाज्मेटा गायब, इस फेज में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो चुका है और मियोटिक स्पिंडल जो है बनने लगा। देखो उसमें भी ये तो यही हुआ था, मियोटिक स्पिंडल बनने लगेगा, वहां माइटोटिक स्पिंडल, यहां मियोटिक, बाकी चीज वही है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके थे। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस गायब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, जबकि वहां 4 चीजें गायब हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, ईआर। यहां केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्गी बॉडी टर्म यहां पे यूज नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें। अब कह रहा है इनका गायब होना अगले फेज को पहुंचा देता है। ये देखो वही बात फिर आ गई, ये भी तो कॉमन लाइन है। इनका गायब होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना अगले फेज की तरफ ले जाता है। अगला फेज कौन सा है, मेटाफेज फर्स्ट, केवल लिख दिया मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट होना चाहिए।
अब मेटाफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे। अब देखो वही चीज होगी जो होती रही है। बताओ, अगर कभी कहीं इक्वेटोरियल प्लेट इस्तेमाल कर दे, नींद में भी मेटाफेज बोल देना। अगर कहीं पे भी पूछे इक्वेटोरियल प्लेट, कुछ नहीं सोचना है, सीधे बोल देना है कि मेटाफेज की बात हो रही होगी। कहीं भी बोल दे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स, बोलना है एनाफेज, है ना। ये दो तीन चीजें फिक्स हैं बिल्कुल। तो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया। माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट पोल पे जो है थे वो काइनेटोकोर से जुड़ चुके हैं, अटैच, जुड़ चुके हैं। बने पहले थे, स्पिंडल फाइबर बना पहले था, देखो स्पिंडल फाइबर बन चुका था लेकिन यहां जुड़ चुका है। और वहां नॉर्मल क्रोमोसोम थे, यहां होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब एनाफेज में पहुंच गए। ये देखो, ये कौन सी फेज थी? प्रोफेज फर्स्ट। कैसे पता? पेयरिंग वगैरह हो रही है, अभी देखिए पेयरिंग हो रही है, इसलिए प्रोफेज फर्स्ट। देखो इक्वेटर पे आ गए। खास बात ये है, यहां पे दो इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, आधे सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर और सॉरी आधे क्रोमोसोम ऊपर आधे नीचे। हमारे पास 46 है, 23 ऊपर 23 नीचे, दो दो प्लेट बनेगी। वहां कितनी प्लेट बनी थी? और एक खास बात और नोटिस आपने करनी है, क्या वहां पे ऊपर वाला इससे जुड़ा था, ये सिस्टर नीचे वाले से जुड़ी थी। यहां ऐसा नहीं है, जो ऊपर से जुड़ा है वो नीचे से, और जो नीचे से जुड़ा है वो ऊपर से। यही अंतर है पहचानने का। फिगर देख के ऐसे ही पहचाना जाता है। एक तो दो प्लेटें दिखेंगी, वहां एक प्लेट थी और वहां ऊपर से भी जुड़ा था, नीचे से भी जुड़ा था। यहां जो ऊपर से जुड़ा है नीचे से नहीं, जो नीचे से जुड़ा है ऊपर से नहीं। अब आ गई एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में वहां क्या हुआ था? सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुई थी, लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम 23 ऊपर 23 होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे। ये देखो, यहां भूल कर भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग होती है हमेशा माइटोसिस के एनाफेज में। ये मियोसिस का एनाफेज चल रहा है, वो भी माइटोसिस के एनाफेज में होती है। अगर एनाफेज सेकंड लिखा होता तो सही होता, क्योंकि मियोसिस सेकंड इज इक्वल टू इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस वन इज इक्वल टू इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए देखो यहां पे अगर मान लो मेरे पास 46 थे, जैसे इन्होंने 4 लिया है तो 2 ऊपर चले गए 2 नीचे चले गए। हमारे पास 46 थे तो 23 ऊपर 23 नीचे। अब आ गया टीलोफेज। तो टीलोफेज में देखो अभी वो जा रहे थे, अब पहुंच गए हैं। और पहले क्रोमेटिड था, पहले क्रोमोसोम था, अब क्रोमोसोम हो सकता है गायब हो जाए। मैंने ये क्यों बोला हो सकता है गायब हो जाए? कुछ में गायब हो जाता है, कुछ में नहीं गायब होता है। क्यों? हमने इसके लिए कहानी बताई थी। हमने कहा अगर आप लगातार जर्नी करते हैं तो आपका बैग पैक ही रहता है। आप घर पे आए कहीं जर्नी करके, आपका बैग पैक है, आप उसको अनपैक नहीं करोगे, है ना। आप जैसे मान लो आप कहीं से जर्नी करके आए, 5 जोड़ी कपड़े ले गए थे, यूज हुए 2-3 जोड़ी, अब कितने बचे हैं? 2 जोड़ी बचे हुए हैं। तो 2 जोड़ी और कुछ नए अंडरगारमेंट्स और कुछ आपने कुछ जरूरत की चीजें रख ली और फिर से बैग को पैक ही रखा। और जब कल सुबह तुरंत जाना था फिर से आप 5 जोड़ी कपड़े लेके चल दिए। यानी और अगर आपको नहीं जाना होता, अगर हमें नेक्स्ट डे नहीं जाना या हमें अगले ट्रिप का पता ही आता नहीं है, तो क्या होता था? तो आप 5 के 5 जो 3 जोड़ी धुलने के लिए डाल देते जो गंदे पड़े, 2 जोड़ी अलमीरा में लगा देते। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? यानी पूरी अनपैकिंग कर देते। लेकिन यहां यही बात तो हो रही है। यहां पे क्रोमोसोम गायब हो भी सकता है, नहीं भी। कुछ केस में गायब हो जाता है, कुछ केस में नहीं, क्योंकि अभी भी अगला सेल डिवीजन करने की तैयारी करनी है। अगला तैयारी करनी है तो पूरा अनपैक क्यों करे? जो कपड़े काम के बचे हुए हैं उनको उसमें ही रहने दो। वही चीज कहा गया है यहाँ पे। ये है टीलोफेज फर्स्ट। फिर भी एक बार थ्योरी में पढ़ेंगे। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे कि सेंट्रोमियर? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जबकि सिस्टर क्रोमेटिड सेम टू सेम रहेगी, रिमेन एसोसिएटेड, मतलब जुड़ी रहेगी, अलग नहीं होगी। एनाफेज फर्स्ट में होगा क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाएगा। अच्छा, ईआर गोल्गी बॉडी गायब ही नहीं हुई थी तो दोबारा कहां से आ जाएगी? रीअपियर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस होने लगेगा। अच्छा, एक सेल से 2 सेल बन जाएगी। 2 सेल को क्या बोला था? डायड। और कह रहा है बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगोज डिस्पर्सन, मतलब क्रोमोसोम गायब नहीं होगा। They do not reach on the extremely extended stage of interphase nucleus। बोलते हैं आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि इंटरफेज न्यूक्लियस में पहुंच गया, यानी क्रोमोसोम आपका क्रोमोसोम के रूप में ही लगेगा। लेकिन ना डू नॉट अंडरगो सम डिस्पर्सन, मतलब गायब नहीं होगा।
ज्यादातर केस में, क्योंकि अगली जर्नी बाकी है। द स्टेज बिटवीन द टू मियोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की अवस्था को इंटरफेज नहीं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जो जनरली कैसी होती है, छोटी, क्योंकि उसमें 2 ही फेज होते हैं, G1 और G2। कौन सा फेज गायब? एस फेज गायब, क्योंकि शुरुआत में ही बताया था डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होना है, नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद कौन सी फेज होगी? प्रोफेज सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होगा? फिर से कंडेंसेशन हो जाएगा। ये देखो, ये बिल्कुल माइटोसिस के समान होता है। मियोसिस सेकंड इज इक्वल टू मियोसिस सेकंड इज इक्वल टू, हाँ माइटोसिस कई बार पूछा गया है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोफेज की तरह होगा। मैं लिख देता हूं, इनिशिएशन आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, यानी क्रोमोसोम पूरी तरह से इलोंगेटेड होने के पहले की अवस्था थी। इन कंट्रास्ट मियोसिस 1 इट रिजेंबल विद, लिख दिया है, छोड़ा नहीं इन्होंने, लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी की, मियोसिस सेकंड इज इक्वल टू माइटोसिस, कह रहा है ये बिल्कुल मिलती है माइटोसिस से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, कब? अंत में। क्रोमोसोम अब कॉम्पैक्ट हो चुके, यानी कंडेंस हो चुके। मेटाफेज सेकंड में, बार बार वही बोल रहा है, कहां आ जाएंगे? कितनी प्लेट बनेगी? 1 प्लेट बनेगी, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से जुड़ चुके होंगे। अच्छा, ऊपर वाला भी सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर से और नीचे वाला सिस्टर क्रोमेटिड नीचे से, है ना। वहां अभी तक क्या था? ऊपर वाला नीचे के पोल से नहीं जुड़ा था और नीचे वाला ऊपर के पोल से नहीं जुड़ा था, ठीक है ना। अब एनाफेज सेकंड में, अब यहां करो, माइटोसिस के समान है तो स्प्लिटिंग कर दो। किसकी स्प्लिटिंग कर दो? सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा? इससे ये अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेगा, टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ये नहीं बोल रहे हैज बीन रीच्ड, ये कहीं नहीं बोला, बोल रहा है मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगा है। और क्यों जाने लगा है? क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल का साइज छोटा हो रहा है और क्योंकि काइनेटोकोर वहीं से अटैच है, काइनेटोकोर वहीं से अटैच था। ये वाला फिगर तो अभी हम लोग ने नहीं देखा। देखिए ये कौन सा फेज है? प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड। ये देखो एक ही प्लेट बन गई, इसका मतलब ये मेटाफेज सेकंड। फिर ये देखिए सेंट्रोमियर टूट गया, एनाफेज सेकंड। फिर देखो फिर क्या हो गया? फाइनली टीलोफेज बन गया। टीलोफेज में पहले 2 सेल बनी थी डायड, अब 4 बन गई टेट्राड, इसीलिए लास्ट लाइन लिखा है। ये देखो टीलोफेज सेकंड में क्या हो जाएगा? टीलोफेज सेकंड में 2 ग्रुप में क्रोमोसोम बढ़ चुके हैं और घिर चुके हैं, किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी है, जिससे 1 से अब पहले कितनी सेल बनी थी? डायड, अब 2 से 4 सेल बन गई, तो क्या बन गया? टेट्राड। और चारों सेल कैसी है? यानी N/C, यानी 23 और 5 पिकोग्राम। बोलो सही है? कह रहा सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है, Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosomal number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism। कहता है कि इससे क्या होगा? कंजर्वेशन होगा स्पीसीज के स्पेसिफिक क्रोमोसोम का, मतलब मम्मी पापा के क्रोमोसोम जितने हैं बच्चों में भी उतने ही पहुंचेंगे। किसमें? सेक्सुअली वालों में कि एसेक्सुअली वालों में? कह रहा है भले ही आपको पैराडॉक्स नजर आए। पैराडॉक्स का मतलब कहते हैं मानते हैं, पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास। कहते हैं आपको लग रहा है कि क्रोमोसोम घट रहा है, फिर बच्चों में कैसे मेंटेन हो गया? पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे मेंटेन हो गया? अरे बच्चों में घटा, फिर फर्टिलाइजेशन ने उनको डबल कर दिया, मम्मी से 23 पापा से 23, लेकिन मेरे पास 46 कैसे हो गए? फर्टिलाइजेशन ने उन्हें फिर से मिला दिया तो 46 हो गए। तो लग रहा है कि रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर है, पर फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहेंगे। और ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का मेन कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर का नाम रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, इससे क्या होगा? हमारी पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है
जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो वेरिएशन आते रहेंगे, वेरिएशन आने से नेचुरल सिलेक्शन होगा और कौन सी प्रोसेस काम कर पाएगी। ये बात किसने बताई थी? चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में, और बताया था रिप्रोडक्टिव फिटनेस बेटर कर देगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बताया था। क्लियर है ना? ए क्या है? ए जी नॉट, बी क्या है? G1, सी क्या है? एस, डी क्या है? हाँ G2। तो छांट लेंगे। ईस्ट की सेल कितने मिनट में डिवाइड होगी? ह्यूमन की सेल कल्चर कराएंगे कितनी देर में डिवाइड करेगी? 24 घंटे में। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल डिवीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज वेयर एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, सही है। ठीक है। इंटरफेज, आई फेज का मतलब इंटरफेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज, सही है। इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल होती है, हाँ सेल डिवीजन केवल 1 घंटे में हो जाता है, सही है। एम फेज मोर देन 95% टाइम लेता है, सही है। यानी सारे सही हैं। कहां थर्ड गलत है? कहां पे? ये वाला, हाँ ये आई फेज होगा, सही है। फर्स्ट एंड सेकंड होगा, यानी पहला। फिर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरफेज, एम इंटरफेज का पार्ट है ही नहीं। ये साइकिल इंक्लूड, सेल साइकिल में क्या आएगा? इंटरफेज और मेटाफेज। अगर आप बोलते हो ये, तो ये तो एम फेज हो जाएगा। इन विच स्टेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, हाँ तो एस फेज हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, देखो हिस्टोन प्रोटीन पूछेगा तो एस, और कोई प्रोटीन पूछता तो G1 या G2 भी बोल सकते थे, तो आंसर हो जाएगा एस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। एस फेज के लिए कौन सा गलत है? G1 और G2 के बीच होता है, सही है। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, सही है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में, सही है। डीएनए डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल हो जाता है, गलत हो गया। Which of following could be found during the study of cell cycle? Diploid cell found in G0 or G1 phase, सही है, हाँ G1 में हो सकती है। Cell within twice the normal DNA content in the early M phase, अर्ली एम फेज में हाँ डबल तो होगा ही, बाद में एम फेज के आधा हो जाएगा। सेल विद क्रोमोसोमल नंबर डबलेट इन द एस फेज, क्रोमोसोमल नंबर डबल नहीं होता, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और लिखा भी कैन नॉट। सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन, सेल कब बिना रोक टोक के सेल डिवीजन करेगी? जब एस फेज में गुजर जाए तब। ये अगर एस में चली गई मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि हमें सेल डिवीजन करना ही करना है। ये सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट फ्रॉम जी नॉट एंड इंटर्स इनटू जी नॉट, G1 से एग्जिट कर जाती है, G0 में एंटर कर जाती है। अभी पढ़ा था, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सारी एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख पा रहे हो। ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई किया। मिनिमम कॉइलिंग यानी अनकंडेंस, अनकंडेंस मतलब इंटरफेस, इंटरफेस में होगा। Which of following is the correct regarding the G0 phase? G0 phase के लिए कौन सा करेक्ट है? माइटोजेंस आर प्रेजेंट इन G0 phase, मतलब माइटोजन का मतलब होता है जो माइटोसिस को रोकने का प्रयास करें, ठीक है। हो सकता है माइटोजेंस आर प्रेजेंट बट एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर एब्सेंट, ये भी गलत हो गया। माइटोजेंस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, नाइदर माइटोजन नॉर एनर्जी रिच कंपाउंड इज प्रेजेंट, तो G0 के लिए करेक्ट पूछा है ना, माइटोसिस को रोकने वाले। माइटोजन आर प्रेजेंट बट एनर्जी रिच कंपाउंड एब्सेंट, बोथ माइटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड प्रेजेंट, नाइदर माइटोजन नॉर एनर्जी रिच कंपाउंड प्रेजेंट, ना तो माइटोजन है ना एनर्जी रिच कंपाउंड है। नहीं ये तो नहीं होगा, सिर्फ ये, क्यों? एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं होगा तो सेल मर नहीं जाएगी, तो पहला ज्यादा सही है। आगे, बेस्ट फॉर द माइटोसिस, माइटोसिस के लिए बेस्ट कौन सा है? रूट टिप ले लो,
मेरिस्मेटिक टिश्यू मिल जाएगा, माइटोसिस से बेस्ट है। माइटोसिस स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये बताइए 1 2 3 4। सेंट्रोसोम undergoes duplication during S phase of interphase and begin to move towards opposite pole during cell division। तो ये हो जाएगा, नहीं अपोजिट पोल पे आता है प्रोफेज में, प्रोफेज और माइटोसिस ऑफ माइटोसिस, सही है ना। पहला ये कह रहा है ना कि एस फेज में डिवाइड हुआ जो कि इंटरफेज का पार्ट था, फिर अपोजिट पोल की तरफ आने लगा प्रोफेज में, लास्ट लाइन में लिखा है प्रोफेज में, फिर किसका फेज था, माइटोसिस का। डैश इज द बेस्ट फॉर द काउंट द नंबर एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। तो मेटाफेज। लेकिन अगर शेप ऑफ द क्रोमोसोम की बात करता तो एनाफेज। डैश इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल द क्रोमोसोम कमिंग लाइज टू इक्वेटर। केवल इक्वेटर बोल दिया, छुओ नहीं, सीधे सीधे मेटाफेज बोल दिया इक्वेटर। इतना बड़ा क्वेश्चन, जवाब इतना सा, ये तो कर ही लेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर को रोक देता है, स्पिंडल फाइबर बनने को रोक देता है। अब स्पिंडल फाइबर के असेंबली रोक रहा है पहले केस में, लेकिन बोला नॉट करेक्ट, बोला है ये तो होगा। इनहिबिट क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, ये गलत हो गया। एल्केलाइड है, सही है। माइटोटिक पॉइजन है, सही है, ये गलत हो जाएगा। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन को नहीं रोकता, स्पिंडल फाइबर बनने को रोक देता है। कॉल्चिसिन एनसीईआरटी में नहीं दिया, क्वेश्चन करा दिया, ये आया हुआ है। कॉल्चिसिन कहां काम करता है, कॉल्चिसिन स्पिंडल फाइबर को रोकता है कहां पर, एम्बेटा फेज में, लेकिन वो अरेस्ट करेगा सेल डिवीजन एट एंड कैन इंड्यूस, नहीं पॉलीपोलाइडी तो इंड्यूस, हाँ पॉलीपोलाइडी। तो ये करो एनाफेज एंड पॉलीपोलाइडी, भाई अलग नहीं होने देगा ना, स्पिंडल फाइबर बनने को रोक देगा, तो एनाफेज में अलग नहीं हो पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे तो पॉलीपोलाइडी कॉज हो जाएगी, ये सही है। आगे हाँ ये वाला है आर्म वाला, तो बताओ सेंट्रोमियर किधर होगा, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल और आर्म उसके पीछे होगा, तो ये हो जाएगा सेंट्रोमियर और आर्म। ये बताइए कौन सा वी शेप का होगा, जो ये वी शेप का होगा मेटाफेजिक यानी सेकंड, तभी तो बीच में आएगा। एल शेप का होगा सब मेटासेंट्रिक यानी बी का हो जाएगा 4। जे शेप कौन सा होगा, जे ऐसे लिखा जाता है यानी कि एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा, तो क्या हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, तो जे कहां आ रहा है आप 1। अच्छा और आई शेप, आई ऐसे लिखा जाता है, आई ऐसे लिखा जाता है यानी टीलोसेंट्रिक यानी 3rd। हो गया मैच। ये तो हम ढूंढ ही लेंगे फिगर के आधार पे, है ना। ये बताइए, अच्छा इसी फिगर का था क्या ये, हाँ इसी फिगर का था। ये बताइए मैचिंग वाला, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो टीलोफेज, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो टीलोफेज, अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस तो अच्छा डिसइंटीग्रेशन हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वो हो जाएगा प्रोफेज, फिर हो जाएगा न्यूक्लियो अपीयरेंस ऑफ ये, तो ये हो जाएगा टीलोफेज। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर तो सेंट्रोमियर हो जाएगा एनाफेज, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये हो जाएगा। मैच हो गया। ये आया हुआ है नीट में क्वेश्चन आया हुआ है आईपीएमटी में। ए क्या होगा, देखो पहले 2C था, ए में भी 2C है, तो ये हो सकता है या तो G1 या तो G2, कोई भी हो सकता है। चलो अभी कंफ्यूजन है। बी में डबल हो रहा है, इसका मतलब ये 2C से ये देखो कहां पहुंच गया 4C, मतलब ये S होगा, कंफर्म है। तो ये दोनों हो सकते हैं ऑप्शन, है ना। अब देखो यहां C में देखो, C में उतना ही है 4C ही है यानी G2 हो जाएगा, यानी ये G2 हो जाएगा। और फिर देखो आधा हो गया, फिर उतना हो गया, फिर 4C से 2C हो जाएगा अंत में, तो M फेज हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, 3rd ऑप्शन हो जाएगा। एक सेल थी, 1 मिनट में वो डिवाइड हो जाती है, 20 मिनट तक कल्चर कराया गया, तो आपका जो कप भरा है वो भरा है 1/8, यानी ये 20 मिनट में 1/8 भरा हुआ है। ठीक है, कह रहा है उसको पूरा भरने में कितना समय लगेगा, देखो 20 मिनट में 1/8 भरा है, 1 मिनट में डबल हो जाता है, तो 21वें मिनट पे डबल होके इसको डबल करो 1/4, 22वें मिनट पे डबल करो इसका
1/2 और 23वें मिनट पे 1/2 का डबल करो, पूरा फुल, यानी 23वें मिनट में फुल हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? कह रहा है एक कप है, वो 20 मिनट में इतना भरा है, 1/8 कितना समय में वो पूरा भर जाएगा, जबकि वो सेल डिवाइड होने में 1 मिनट लेती है। तो इसका मतलब 1/8 भरा हुआ है 20 मिनट में, 1 मिनट बाद वो डबल हो जाएगा, तो 1/4 कितनी देर में हो जाएगा? अब फिर डबल करो तो 1/4 का डबल 1/2, तो 22वां मिनट आ गया हमारे पास। और एक अब आखिरी मिनट 23वां मिनट में 1/2 का डबल, अरे 50% का डबल 100%, तो हो गया, तो 23वें मिनट में कब पूरा भर गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन करा दिए थे इसके।